नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना। आप सभी दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमारे सीधे सवालों का जवाब देने के लिए योगी यतीश शर्मा जी हमारे मेहमान आए हैं काल देशना में, जो हमारे सीधे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं उन्होंने हमारे सीधे सवालों का क्या जवाब दिया है। नमस्कार योगी यतीश जी, आपका स्वागत है हमारे काल देशना चैनल पर। और सबसे पहले आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार कुलदीप जी, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस की। जी योगी यतीश जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि क्या योग और प्राणायाम करने से कोरोना जैसे महामारी को मात दिया जा सकता है? अगर मात दिया जा सकता है तो कैसे? जी जी, देखिए कुलदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग एक हमारे जो ऋषि महात्माओं ने इस तरीके की विधा दी है कि जिसको अगर आप अपनाते हैं दैनिक दिनचर्या में, तो इससे आप निरोग ही नहीं होंगे, बल्कि अपने पूरे डेली रूटीन को अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को एकदम व्यवस्थित तरीके से स्वस्थ रख पाएंगे। जैसे आपने क्वेश्चन किया कोरोना का कि मैं इसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ योग के माध्यम से, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं बोलूँगा कि हाँ, योग के माध्यम से आप बिल्कुल अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए प्राण ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर एक वह ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो कि बाहरी तत्वों से, जो बैड एलिमेंट्स हैं या वायरस हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है उसको बढ़ाने का काम करता है। प्राण ऊर्जा जिस व्यक्ति की, जिसको हम इम्यून सिस्टम भी बोल देते हैं, इम्यून सिस्टम अगर किसी भी व्यक्ति का कम हो जाता है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकता है। उसको कोई भी हल्का सा भी वायरस अगर उसके संपर्क में आता है वो, तो बहुत जल्दी वो उसका शिकार बन सकता है। और प्राणायाम, अब बात आती है कि कौन कौन से प्राणायाम हम इस बीमारी से बचने के लिए अभी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्राणायाम का प्राथमिक अभ्यास के तौर पर करना है तो सबसे पहले गहरी श्वास, लंबी और गहरी श्वास, जितना भी आप गहरी श्वास धीमी लेंगे और लंबी लेंगे, लेना भी उसी क्रम से और छोड़ना भी उसी क्रम से। अगर आप डेली रूटीन में कम से कम 50 बार ऐसा करते हैं, 25 बार सुबह कर लीजिए, 25 बार शाम को कर लीजिए, सबसे पहले आपके लंग्स मजबूत होने स्टार्ट हो जाएंगे उससे। क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलीज होती हैं, जो कि आपने देखा होगा कि आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, सही तरीके से बैठ भी नहीं पाते हैं, हमारी कमर झुकी हुई होती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स को प्रॉपर प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे जो लंग्स हैं उनका कुछ प्रतिशत ही ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाता है, बाकी वो एज इट इज बेकार रह जाता है, वो खाली रह जाता है, उसमें ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है। जब उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन, तो वो सेल्स कैसे डेवलप होगा अंदर? आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको लंबी गहरी श्वास, कमर गर्दन सीधी करके बैठकर आराम से आप ले सकते हैं। और इसको करने का कोई भी समय ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाने का ध्यान रखना है या नहीं, क्योंकि आप श्वास देखो अभी भी ले रहे हैं हम, ठीक है, आप और हम बात कर रहे हैं, हम अभी भी श्वास को ले रहे हैं। खाना खाते हैं तो भी हम सांस लेते हैं, थोड़ा सा गहरी सांस खींच लेनी है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा प्राणायाम अगर मैं बात करूं, बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं सिंपल और सरल है। इसको करना क्या है, आपको अंगुष्ठ से और अपनी जो अनामिका उंगली है इसके माध्यम से अपने बाईं जो नासिका द्वार है और जो दाहिना नासिका द्वार है, इसको बंद करना है और खोलना है, मीन्स कंट्रोल करना है इन दो उंगलियों से। इसको प्रणव मुद्रा कहा जाता है कुलदीप जी। दोनों फर्स्ट 2 फिंगर्स को आपने बेंड किया है, इसको मोड़ लिया है, प्रणव मुद्रा बनाई है, और दाहिने नथुने को आप दाहिने अपने जो हाथ का अंगुष्ठ है उससे बंद करेंगे, और बाईं नथुने को अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से ही बंद करेंगे। जब भी आपको करना क्या होता है, पहला प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य विधि प्राणायाम। आपने श्वास को खींचना है और दाहिने श्वास
दाहिने स्वर को, ठीक है, जिसको पिंगला स्वर बोला जाता है, आपने इनहेल किया थ्रू राइट लाइक दिस जी। और उसके बाद में बाईं नासिका से उसको बाहर छोड़ देना है। और इसी क्रम को कम से कम 20 से 25 बार आपको कमर गर्दन सीधी रखनी बहुत जरूरी है, दोहराएं। अगर आप इसको सूर्यभेदी प्राणायाम और लंबी गहरी श्वास को नियमित रूप से कर रहे हैं तो मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि ये कोरोना को इतना दूर रखेगा आपसे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। हालांकि दिखने में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत सरल है तो इससे क्या ही होगा, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं और बहुत तरीके के क्वेश्चंस उठते हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप करके देखिए और इसका प्रभाव अपने शरीर के ऊपर देखिए। आपको सर्दी जुकाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि पिंगला स्वर सूर्य नाड़ी है जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, गर्मी, राइट जी। तो अब दूसरा फिर बात आती है अनुलोम विलोम की। प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम किस तरीके से किया जाए? अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मीन्स होता है उल्टा। सीधा उल्टा अब क्या होता है, अगेन इसमें प्रणव मुद्रा ही उपयोग की जाती है। प्रणव मुद्रा आपने बनाई, आपने दाहिनी नथने को बंद किया, ठीक है, बाएं नासिका द्वार से श्वास को लंबा गहरा खींचा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। बाएं नासिका द्वार को आपने बंद किया, दाहिने से उसे बाहर निकाल दिया। अब जिससे आपने श्वास को बाहर निकालना है, पुनः उसी नासिका द्वार से मीन्स दाहिने स्वर से श्वास को भरना है। एक्सहेल थ्रू लेफ्ट, ये एक क्रम हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको भी 25 बार कम से कम करना है। लेकिन इन दोनों प्राणायामों का अभ्यास आपको खाली पेट ही करना है। केवल लंबी गहरी श्वास ही ऐसी थी जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, बाकी जितने भी प्राणायाम हैं इनका अभ्यास आपको खाना खाने से पहले ही करना है। जी। प्राणायाम मैं बता चुका हूं आपको, जो किसी भी उम्र का व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है, कहीं पर भी, जी। ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार के डिजीज है, इलनेस है, तो अब वो क्या करेगा? प्राणायाम को उसको किस तरीके से करना है? वो व्यक्ति जिसको मैं बोलूंगा कि पित्त से रिलेटेड, पित्त मीन्स होता है एसिड, एसिडिक जिसकी टेंडेंसी है बॉडी की, राइट, तो उसको आपको सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना है। बाकी हर व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है जी। और आप कोरोना से बहुत दूर रह सकेंगे। आप करके देखिए, इसको अपनाएं और आप इसका अनुभव लें। जी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है और सीधा सवाल है कि अब योग गुरु बाबा रामदेव जी वैक्सीन लगाने को तैयार है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, देखिए, मैं ये बोलूँगा कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सामान्य व्यक्ति, हर एक नागरिक को जो उन्होंने बोला है कि हाँ, हम सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगवानी है और लगवानी ही चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इसमें आपको कतई ही किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और हाँ, वैक्सीन लगवाना या नहीं लगवाना ये कोई एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं वैक्सीन ना लगवाऊं। हमको अगर देश के बारे में सोचना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है, अपने ही लोगों के बारे में सोचना है, तो मेरे को मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, वैक्सीनेटेड हमें होना चाहिए। और बाबा रामदेव ने बखूबी उसी चीज को बोला जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं। जी। अब मेरा योगी अति जी आपसे अगला सवाल है कि आपको नहीं लगता कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों को कोरोना महामारी के समय पर मिलकर कार्य करना था? इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कुलदीप जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ जी। कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने की अलग अलग विधाएं। पहली बात, आयुर्वेदा और एलोपैथिक का काम करने का तरीका भी अलग है, ठीक है जी। और जो ये पैंडेमिक टाइम है, इसके अंदर मुझे लगता है कि हम दोनों लोगों को, जो कोई आयुर्वेदा से रिलेटेड है और कोई एलोपैथी से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर
इस बीमारी को इस देश से बाहर निकालने का काम करना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम लोगों को अपने यहाँ के नागरिकों को सुरक्षित करना है कोविड से, कि वो कोई भी व्यक्ति किसी भी ट्रीटमेंट को यूज करे और वो स्वस्थ रह सके, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, लोग एलोपैथिक को यूज करने से डरते हैं। आपने भी सुना होगा कि मैं काफी बाहर इधर उधर घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, तो मैंने मेरे सामने क्वेश्चंस आए कि क्या एलोपैथी का साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्या ऐसा नहीं होता है सर, क्या वैसा नहीं होता है। तो वो लोग इन सब चीज़ों की एलोपैथिक मेडिसिन लेने से बहुत डरते हैं। तो मैं उनको केवल एक उत्तर देता हूँ कि देखिए, अगर आपकी बीमारी कोई भी बीमारी है वो आपको फर्स्ट लेवल स्टेज पे है, इसके लेवल्स हैं। अगर आपको अभी लगी है कोई बीमारी, मानो सर्दी जुकाम अभी हुआ है, आपको अभी सर्दी जुकाम हुआ है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आप उसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, उसके ऊपर आप ओवरकम कर पाएंगे। अगर आपने उसको इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, मैं ना तो एलोपैथी ले रहा हूँ ना मैं आयुर्वेदिक ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे, कोई बात नहीं, शरीर ठीक करता है, ठीक है। हम उस बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं, हम उसको और आगे बढ़ा रहे होते हैं। फिर जब वो बीमारी क्रोनिक हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब आपको एलोपैथी की जरूरत पड़ती है, तब आप उसे लेने से कतराते भी हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पहले स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए। जैसे कि कोरोना टाइम पे क्या हुआ है, बहुत सारे मेरे पास भी पेशेंट्स आए हैं जिनका मैंने आयुर्वेदा से इलाज किया है। आयुर्वेदा एक ऐसी विधा है कि आप स्टार्टिंग में अगर इसको दे देते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आप उसको क्योर कर सकते हो, वो बढ़ेगी नहीं बीमारी। आप उनकी चीज़ों का, जो हमें मास्क लगाना है, आपको आइसोलेशन में रहना है, आपको सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, साफ करने हैं, ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रख रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आयुर्वेदा से आप इजीली ठीक हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जब बात आती है कि आप बहुत ऊपर निकल चुके हैं, मीन्स आप थर्ड लेवल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्रॉनिक हो चुका है आपका, आपने खुद के चीज़ों के जो सिम्टम्स है उसको इग्नोर किए, तो आपको ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आपको जाना पड़ेगा एलोपैथी में। अगर आपको इमरजेंसी की ज़रूरत है तो आपको एलोपैथी की तरफ जाना ही होगा। तो मैं मानता हूं कि एलोपैथी और आयुर्वेदा को एक साथ मिलकर इस पेंडेमिक में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। जी। ठीक, अगला मेरा सवाल है कि किस प्राणायाम या योग करने से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है? जी, जैसा कि देखिए कुलदीप जी, मैंने अभी पहले ही बताया आपको जी कि प्राणायाम के अंतर्गत हम सूर्य भेदी प्राणायाम, हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, कोई भी उम्र का व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति लेट कर भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताऊं, कोई व्यक्ति को अगर लगता है कि उसकी हालत सही नहीं चल रही है जी, तो आप फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पे हैं, मानिए जी कि मैं फर्स्ट स्टेज पे हूँ या सेकंड स्टेज पे हूँ, तो मैं लेटे हुए उस प्राणायाम को कर सकता हूँ। उठने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। आप नॉस्ट्रल्स का खेल, क्योंकि ये स्वर विज्ञान है जी, प्राणायाम काम करता है स्वर विज्ञान के ऊपर, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते रहिए और आप इन प्राणायाम को करना शुरू कर दीजिए। दूसरे प्राणायाम की अगर मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपने पूछा, और भी ऐसे प्राणायाम हैं वो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। मानो कि मैं हूँ और मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को और ठीक रखना चाहता हूँ कुलदीप जी, तो मेरे को क्या करना होगा, कपाल भाती और दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम। ये एक ऐसे प्राणायाम है जिनके थ्रू आप अपने लंग्स को, कैपेसिटी को इतना बढ़ा सकते हैं कि जो भी इन्फेक्शन छोटा मोटा बाहर से आने वाला है वो आपको पता भी नहीं लगेगा, तो आपके पास तक नहीं भटकेगा। इतना स्ट्रॉन्ग आपके लंग्स हो जाएंगे कि आपके अंदर इम्यून सिस्टम उस लेवल का बन जाएगा कि ऑटोमेटिक आप क्योर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो वायरस आया था और चला गया। हमेशा अभी तक मैंने जितना देखा है, जितने भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, बाहर मार्केट में आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं कि व्यक्ति इतना ज़्यादा बीमार हो गया, परेशान हो रहा है, उसको नई परिस्थिति, उसकी स्थिति सही नहीं चल रही है, वो उन्हीं लोगों की है जो लोग ना तो योग करते हैं, ना किसी तरीके की फिटनेस एक्टिविटी में संलग्न हैं। बस वो डेली रूटीन अपना करते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें कि योग को एक शिरोमणि सबसे ऊपर बोला गया है कि योग ही ऐसी चीज़ है जो आपकी प्राण ऊर्जा को भी प्राणायाम के माध्यम से आप बढ़ाते हैं। तो ये सारे प्राणायाम हुए, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला लंबी गहरी श्वास है, दूसरा सूर्य भेदी प्राणायाम है, तीसरा अनुलोम विलोम है,
चौथा कपालभाति और पांचवा भस्त्रिका प्राणायाम। ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं वो भस्त्रिका और कपालभाति को बहुत धीरे धीरे करें, बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके उतना करें। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें, कपालभाति प्राणायाम को बहुत धीरे धीरे करें जी, और आप निरोग हो सकेंगे जी। अब मेरा अगला सवाल है, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उस समय योग आसन और प्राणायाम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कौन से योग और प्राणायाम करना चाहिए? जी जी, देखिए कुलदीप जी, अगर मैं कोविड पेशेंट हो चुका हूँ, मीन्स मेरे को एक वायरस है बाहर से, वो मेरे बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुका है जी। अब मेरे को ये देखना है, क्योंकि ये वायरस हर एक की बॉडी में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है जी। मेरे शरीर में आया तो इसने मेरे को अफेक्ट कम किया, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग था जी। और मानो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ये प्रवेश करता है, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है मेरे से, उसको ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब मेरे को ये देखना है क्या मेरी कंडीशन प्राणायाम करने की है या मेरे को आसन करने की कंडीशन मेरी है शरीर के इस समय। वो आप एक जो अच्छे योग के योगाचार्य हैं उनसे तुरंत संपर्क कीजिए, उनको अपनी स्थिति के बारे में बताएं, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताएं कि मेरे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, और मेरे को लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और हाँ, अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हैं और सेकंड स्टेज पे हैं तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, किसी भी हालत में कर सकते हैं, आप लेट कर और बैठ कर भी कर सकते हैं इसको जी। जी। अब मेरा अगला सवाल है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या उसे भाप लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो उसका सही तरीका क्या है? कुलदीप जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मेरे से। भाप एक इस तरीके की मैं आपको, ये भी एक नई तरीके की विधा है जो पंचकर्मा में यूज़ की जाती है, आयुर्वेदा में यूज़ की जाती है। और अभी तक किसी भी एंकर ने किसी भी चैनल पे इसका क्वेश्चन को नहीं रखा है भाप का। बात करते हैं लेकिन ये आयुर्वेदाचार्य योगाचार्य ही इसके विषय में खुद से बात करते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि भाप लें तो कैसे लें। आप गर्म पानी कीजिए, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उसके अंदर विक्स की गोली डालते हैं, टैबलेट डालते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा कि कोई टैबलेट बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पानी गर्म किया, आपके पास अगर स्टीमर नहीं है, बर्तन कोई भी ले लें घर में जी। ठीक है, आप बर्तन में पानी उबालिए, उस पानी के अंदर आप हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी साबुत हल्दी आती है उसकी गांठ डाल सकते हैं, या अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है फॉर द टाइम बीइंग आप हल्दी, पिसी हुई हल्दी को डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, उसके अंदर सौंठ डालें, सौंठ या अदरक दोनों में से एक चीज़। जी। इसको अगर आप काढ़ कर इसकी भाप लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक का काम करती है। आपकी जो नॉस्ट्रल से जो ट्रैकिया पूरा आपका है, जिसके थ्रू नोजल कैविटी जिसके अंदर ये वायरस प्रवेश करता है और ये हमारी धीरे धीरे चेस्ट में जाने का प्रयास करता है, ये उसको वहीं पर ही खत्म करने का काम करता है। हाँ जी। अब मेरा अगला और सीधा सवाल यह है कि कल्पना की जा रही है कि कोरोना वायरस की तीसरी वेव आएगी। अब हमें इससे बचने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? जी कुलदीप जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है और मेरा मानना भी शायद ये है कि अब इस देश के प्रत्येक देशवासी को कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। पहली चीज जी। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आती है और चली जाती है। अभी तक जो हमने देखा है, बीमारी आती है और वो रहती है, लेकिन हमें अपने शरीर को उसके मुताबिक ढालना होगा। जैसे थर्ड वेव की आशंका हम लोग सब जता रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है। ओके, और अभी मैं कुछ टाइम पहले सुन रहा था कि थर्ड वेव के कुछ सिम्टम्स हम लोगों को इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मिले जी। लेकिन बहुत अभी कम संख्या है उनकी। अब उससे हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें? पहली चीज़, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो बार बार बोलते हैं, मास्क है जरूरी, 2 गज है जरूरी दूरी जी। अब उस दूरी को मेंटेन करते हुए भी आपको चलना है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीना या 2 महीने के लिए आपको करना है, ये आपको लंबे समय तक मेंटेन करना होगा, जब तक कि आप इसकी एक कड़ी को ना तोड़ दें। ये अभी चेन एकदम सीक्वेंस वाइज चल रही है, आप इसके सीक्वेंस को तोड़ना होगा। अगर हम इसके सीक्वेंस को नहीं तोड़ते हैं तो ये इससे थर्ड वेव आने से और इसके इफेक्ट से हम लोग बच नहीं पाएंगे।
जी। क्योंकि सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य है, जी इंडिविजुअली कर्तव्य है, कि उस व्यक्ति को खुद भी ये समझना है कि ये मेरे लिए नहीं, सामने वाले के लिए भी है और मेरे परिवारजनों के लोग के लिए भी है। मेरे को मास्क का उपयोग करना है, मेरे को सैनिटाइजर का उपयोग करना है और मेरे को दूरी बनाए रखनी है। 2 गज दूरी मिनिमम है कि इतनी रखनी ही रखनी है। आपको जब जान पड़ते हो कि हाँ कि मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पे शायद मेरे को, मानो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा जी। हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट 2 गज तो दूर रहना ही है। आपको दूरी बनानी है। ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो रहा हूँ तो मेरे को कोई बात नहीं, भीड़ हो रही है इसी में चल देता हूँ। उससे आप क्या हो गए, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन हो तो आप उस सभी को वो इन्फेक्शन प्रेषित कर रहे हैं, आप सभी को वो दे रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जैसे ही आपको हल्का सा भी सिम्टम लगे तो आपको तुरंत मेडिसिन लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। आप जिनको भी मानते हैं आपको तुरंत उनसे दिशा निर्देश लेने चाहिए कि मेरे को इस तरीके से महसूस हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए, वो आपको गाइडेंस देंगे उसके ऊपर। चौथी चीज मैं बात करूंगा योग की। योग और प्राणायाम को आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आने वाले समय में कोई भी बीमारी आती है, कोरोना की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बीमारी, पहले इससे पहले भी काफ़ी बीमारियां भारत के अंदर प्रवेश हो चुकी हैं और उनसे हम आज तक भी लड़ रहे हैं, कभी कभी वो सारी दोबारा वापस आती हैं। तो इम्यून सिस्टम हम लोगों का इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी प्रकार की बीमारी आए उसको अफेक्ट ही नहीं होगा। मैं अगर अपनी बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अपनी ही बात बता पाऊंगा, लेकिन कि मैं अभी तक काफ़ी लोगों के संपर्क में रहा हूँ, मैं कोविड पेशेंट्स के साथ भी रहा हूँ, उनको ट्रीट भी कर रहा था, लेकिन अभी तक मैं इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ, ये मैंने खुद से क्वेश्चन किया। तो ये केवल मेरी लाइफस्टाइल बताता है कि अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, मेरा डेली का रूटीन में योगा शामिल है, प्राणायाम शामिल है, मेरा हेल्दी डाइट शामिल है, मैं बहुत अच्छा भोजन कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होगा कि कोई भी बीमारी आपके पास आने से डरेगी। बीमारी को खुद डर लगेगा कि मैं क्यों इसके पास जाऊं। जी जी। अब मेरा अगला सवाल है कि योग और प्राणायाम हर घर, स्कूलों में, देश में किया जा रहा है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए कुलदीप जी, इस देश के अंदर योग बहुत पहले से होता आ रहा है, बहुत पहले से, लेकिन कुछ समय पश्चात, कुछ समय पहले ये बोलूं कि ये लुप्त प्राय हो गया था एकदम, किसी को इसके बारे में नहीं मालूम था। ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि कोई जानता ही नहीं था कि योग भी कुछ होता है। इसको एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़कर हम लोग देख पा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ये देखता था कि नहीं, योग का मतलब है आध्यात्मिकता। तो हम लोग आध्यात्मिक नहीं है, बच्चे, यंगस्टर्स, हम लोग क्या सोचते थे, इवन मैं भी जब योग का छात्र नहीं था तब मैं भी इसी तरीके से इसको देखता था। मैं कुलदीप जी आपको बताना चाहूँगा, मैं मार्शल आर्ट प्लेयर था पहले। जी। तो उसके बाद में मैं जब ये जाना कि नहीं, योग भी कुछ होता है, और वो किसके थ्रू जाना, वो उसका सीधा सा श्रेय स्वामी रामदेव बाबा को जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश के अंदर जो योग की लहर लेकर आए हैं वो स्वामी बाबा रामदेव जी हैं, जिसके थ्रू आज पूरी दुनिया टीवी चैनल्स पे, साधना चैनल है, आस्था चैनल है, इसके थ्रू हम लोग उनको देख पाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो कराते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं है। आप टीवी खोलो, सुबह उठ के वो सबको योग कराते हैं निःशुल्क। जी। ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान स्वामी जी का रहा है इसमें। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज के समय में हमारे जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसमें भी ये एक शिक्षा का अंग बन चुका है। जी। और मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट इस पे अभी काम कर रही है, और आने वाले समय में शायद ये भी एक अनिवार्य विषय हो जाएगा। जी। सीधा सा श्रेय स्वामी जी को। ठीक है। अब मेरा अगला आपका जो है कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने सीधे सवालों का जवाब दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका भी। और मेरे को ये अच्छा लगा कि आपकी जो चैनल है, इसके माध्यम से मैंने आज देशवासियों को जितना बताना चाहा और जो मैं बता सकता था वो मैं प्रेषित कर पाया। आपको भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।